हेलो दोस्तों, मैं राम कुमार नेताम। मेरा ऑनलाइन कोचिंग में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी जीव विज्ञान। ठीक है, तो अध्याय 1 में है जीव में जनन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पार्ट में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या इनमें पढ़ना है, कौन कौन सी जानकारी रखना है, उसको मैं डिटेल से जो है बताऊँगा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले जो है क्लास 12। ठीक है, सब्जेक्ट की बात करें तो बायोलॉजी, सब्जेक्ट बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। ठीक है, अध्याय 1 है जीवों में जनन। इंग्लिश की बात करें तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनी ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यहाँ पर हमको पढ़ना है। अब पाठ्यक्रम की बात करें तो इस पाठ में हमें जीवों के जनन पढ़ना है, जनन के प्रकार पढ़ना है, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, निषेचन की पूर्व घटनाएं, युग्मक जनन, युग्मक स्थानांतरण, निषेचन, युग्मक की बाद की घटनाएं, युग्मनज हो गया, और भ्रूणोद्भव पढ़ना है। ठीक है, तो इस पाठ में हमें क्या क्या पढ़ना है, इस लेसन में हमें क्या क्या पढ़ना है। जीवों में जनन जो पार्ट है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उस पार्ट में हमको यहाँ पर देखिए तो मुख्यतः आपको 11 टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। तो पहला जो टॉपिक है वो हमारा है जीवों में जनन, यानी जनन क्या है, जनन कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होता है, उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ होता है जनन के प्रकार यानी प्रजनन के प्रकार। तो हम प्रजनन के पूरी प्रकार के बारे में बात करेंगे, प्रजनन कितने प्रकार के होते हैं, प्रजनन आखिर होता कैसे है। उसके बाद तीसरा में है अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन के बारे में बात करेंगे, अलैंगिक जनन क्या है पूरी डिटेल से। चौथा में आता है आपका लैंगिक जनन। पांचवा में आता है निषेचन की पूर्व घटनाएं। छठवां में आता है युग्मक जनन। सातवां में आता है युग्मक स्थानांतरण। आठवां में आता है निषेचन। नौवां की बात करें तो निषेचन के बाद की घटनाएं। और 10वां में आता है युग्मनज। और 11वां में आता है भ्रूणोद्भव। तो इन सभी टॉपिक के बारे में हम एकदम पूरे डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जीवों में जनन, अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जीवों में जनन मैं पुस्तकी लैंग्वेज में लिखता हूँ और पुस्तकी लैंग्वेज से ही पढ़ाता हूँ। काहे कि जो बच्चे हैं उनमें ज़्यादा, उनको ज़्यादा जो है पुस्तकी लैंग्वेज ज़्यादा समझ में आती है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है जीवों में जनन। ठीक है, यह बात हम सभी जानते हैं कि सजीव के अति महत्वपूर्ण लक्षणों में से प्रजनन भी एक है। ठीक, मतलब कह रहा है कि यह बात हम सभी जानते हैं कि सजीव के अति महत्वपूर्ण लक्षणों में से प्रजनन भी एक है। जैसे सजीव के अति महत्वपूर्ण लक्षण की बात करें तो वहाँ पर हो जाएगा श्वसन, हो जाएगा प्रजनन। उसी तरह से रिप्रोडक्शन भी उन लक्षणों के जो है या सजीवों के लिए महत्वपूर्ण माना गया है, जैसे कि श्वसन, प्रजनन है। ठीक है, अब यहाँ पर जनन जीवों की निरंतरता को पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखने के लिए आवश्यक है। मतलब प्रजनन की जो बात करें तो प्रजनन जो होती है जीवों की निरंतरता पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रहती है। मतलब जो पीढ़ी होती है उसमें उसको जो है निरंतर बनाए रखता है, यानी जो पीढ़ी होती है उसको निरंतर बनाए रख रहा है। जैसे कि पिता से पुत्र, पुत्र से फिर पुत्र, ऐसे करके जो है पीढ़ी लगातार मतलब पीढ़ी जो है लगातार चलता रहता है और नष्ट नहीं होता है। ये जो है प्रजनन के कारण ही होता है। ठीक है, तो प्रजनन जीवों की निरंतरता को पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ठीक है, साथ ही साथ इस प्रक्रिया के कारण विशिष्ट जीवों का अपनी विविधता के साथ अस्तित्व पृथ्वी पर विद्यमान है। मरना जीवन की नियति है। हर जीव अपने जीवन यापन के अंत में मृत्यु का वर्ण करता है। मतलब जो प्रत्येक जीव होता है वह, यानी कोई कोई जीव जो है मृत्यु को प्राप्त नहीं करता है, लेकिन हर जीव अपने जीवन यापन के अंत में जो है मृत्यु का वर्ण करता है। जैसे पूरी जीवन काल हो गया, बुढ़ा हो गया, बुढ़ा होने के बाद उनका देहांत हो गया तो मृत्यु को वर्ण किया। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगला है लेकिन प्रजनन के कारण ही मृत्यु के बाद भी हर जीव की संततियां इस धरा पर उपलब्ध रहती है। यहाँ पर उपलब्ध एक ही लाइन में लिखी गई है, सॉरी, इसको जो है काट कर लिखना। लेकिन प्रजनन, मतलब लेकिन प्रजनन के कारण ही मृत्यु के बाद भी हर जीव की संततियां इस धरा पर उपलब्ध रहती है। मतलब प्रजनन जो होती है, प्रजनन के कारण ही इस धरती पर मतलब जीव की पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता भी चलता है, और इस प्रजनन के कारण ही इस
प्रजनन के कारण ही सजीव की जो संतान होती है वह इस धरती पर उपलब्ध रहती है। ठीक है। सभी जीव व्यवस्यकता को प्राप्त करने के बाद जनन की प्रक्रिया का संपादन करते हैं तथा बनने वाले नई संतति पहले छोटी होती है जिसे किशोरावस्था कहते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पर सभी जीव वयस्कता को प्राप्त करने के बाद जनन की प्रक्रिया करते हैं। मतलब जब उनमें जनन की प्रक्रिया होती है या जनन करने की क्षमता होती है तो जनन करते हैं तथा बनने वाले नए संतति पहले छोटी होती है। जो संतान उत्पन्न होती है वो पहले छोटी होती है जिसे किशोरावस्था कहते हैं या शैशवावस्था भी कहते हैं। ठीक। जो कि विकास, वृद्धि एवं परिपक्वन द्वारा अपने मूल जनक की तरह अर्थात वयस्क में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात प्रजनन करने के लिए सक्षम हो जाता है। ठीक है। पीढ़ी दर पीढ़ी प्रजनन की प्रक्रिया का संपादन करके जीव अपने जनसंख्या में संख्यात्मक अवृद्धि करता रहता है। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी प्रजनन की प्रक्रिया का संपादन करके जो है जीव अपने जनसंख्या में संख्यात्मक अभिवृद्धि करता है। मतलब कभी कम संतान उत्पन्न किया तो कभी बेसी, कभी 4 तो कभी 2। ठीक है। अब देखते हैं अगला। तो अगला में बात करें तो है डेफिनेशन। किसका डेफिनेशन? तो रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन। ठीक है। तो परिभाषा यानी डेफिनेशन इंग्लिश में बोला जाता है। तो पुरानी पीढ़ी के द्वारा अपनी ही तरह के नई पीढ़ियों के उत्पादन या जन्म देने की प्रक्रिया रिप्रोडक्शन या प्रजनन कहलाती है। ठीक है। मतलब पुरानी कहने का मतलब है पुरानी पीढ़ी के द्वारा अपनी ही तरह के नई संतान उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही रिप्रोडक्शन कहा जाता है यानी प्रजनन कहा जाता है। साधारण भाषा में कहें तो कोई भी जीव की संतान उत्पन्न करने की पूरी प्रक्रिया कहलाती है प्रजनन। ठीक है। तो कोई भी जीव की संतान उत्पन्न करने की पूरी प्रक्रिया जो है प्रजनन कहलाती है। ठीक। अब अगला देखते हैं जीवन अवधि यानी लाइफ स्पैन के बारे में। तो जीवन अवधि और लाइफ स्पैन, तो प्रत्येक जीव केवल एक निश्चित काल तक ही जीवित रहता है। सही बात है कि नहीं? प्रत्येक जीव केवल एक निश्चित काल तक ही जीवित रहता है। इसके पश्चात प्राकृतिक मृत्यु को प्राप्त करता है। किसी भी जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु को प्राप्त करने तक का समय काल जीवन अवधि यानी लाइफ स्पैन कहलाता है। यदि लाइफ स्पैन की बात करें तो किसी भी जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु को प्राप्त करने तक का काल जीवन अवधि यानी लाइफ स्पैन कहलाता है। ठीक है। यह 1 दिन अथवा 4000 वर्ष तक का भी हो सकता है। प्राणियों का जीवन काल उनके आकार तथा जटिलता पर निर्भर नहीं करता है। यदि प्राणियों के जीवन काल की बात करें तो प्राणियों के जीवन काल जो होती है वो उनकी आकार और जटिलता पर निर्भर नहीं करता। ठीक है। चलते हैं अगला यहाँ पर जैसे कौवा एवं तोता लगभग एक जैसे आकार के होते हैं। जैसे आगे बताया ना कि क्या बोलते हैं सजीव की जो है आकार और जटिलता पर जो है लाइफ स्पैन यानी जीवन अवधि निर्भर नहीं रहता है। जैसे यहाँ पर कौवा और तोता का आकार जैसे लगभग समान होता है। तो कौवा और तोता का जब लगभग आकार जब समान होता है तो उसका जीवन अवधि भी समान होना चाहिए। लेकिन देखो परंतु कौवा का जीवन काल केवल 15 वर्ष का होता है, जबकि यहाँ पर तोता का जीवन स्पैन यानी जीवन अवधि की बात करें, लाइफ स्पैन की बात करें तो 140 वर्ष तक जिंदा रहता है। तो कहाँ यहाँ पर आकार पर निर्भर नहीं किया ना, या तो जटिलता पर निर्भर नहीं किया। इसी प्रकार आम की पेड़ की जीवन अवधि 200 वर्ष, जबकि पीपल का जीवन काल जो है 2500 वर्ष होता है। सही बात है ना। बरगद का पेड़ आकार में अति विशाल फैला हुआ होता है, परंतु इनका जीवन अवधि केवल 500 वर्ष का होता है। ठीक। अधिक फैला होता है, जटिलता होता है तो इसका अधिक होना चाहिए, लेकिन परंतु इनका जो जीवन काल होता है या जीवन अवधि की बात करें तो केवल 500 ही होता है। ठीक है। अब अगला देखते हैं। इसलिए किसी जीव की जीवन अवधि उसका विशिष्ट गुण है। यह जीव की प्राकृतिक मृत्यु पर निर्भर करता है। यद्यपि कुछ अकोशिकीय जीवों की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। कुछ जो है अकोशिकीय जीव होते हैं जिनकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। उनकी वृद्धि के साथ उनका द्विविभाजन हो जाता है। जैसे उनका वृद्धि होगा
तो शरीर जो है आधे आध दो भाग हो जाएगा, और दो भाग होने के बाद दोनों जो है पुत्री कोशिकाओं में बदल जाता है, जैसे लिखा गया है। और इसे जनक कोशिका दो पुत्री कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, मतलब और इसे जो जनक कोशिकाएं होती है या कोशिकाएं होती है दो पुत्री कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, ठीक है। इसी प्रकार इन जीवों में मृत होने योग्य कोई शेष भाग नहीं रह जाता, क्योंकि जो शरीर है वो दो भाग में बंट जाता है और दोनों जो है संतान में प्राप्त हो जाते हैं, ये संतान का रूप ले लेते हैं। तो इनमें कहाँ मृत्यु होने का जो शेष कोई भाग कहाँ रहता है, नहीं रह जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है, इसे अमर कहा जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं आगे। अब यहाँ पर कुछ जीवों की अनुमानित जीवन अवधि हमें लिख दिया है, यानी लाइफ स्पैन की बात करें तो लिख दिया है, ठीक है। कुछ जीवों की अनुमानित जीवन अवधि, ठीक है। तो जीव का नाम जीवन अवधि। यदि तितली की बात करें, बटरफ्लाई की बात करें तो जीवन अवधि इनका होता है 7 से 15 दिन, ठीक है, लगभग। मच्छर की बात करें तो मच्छर का होता है 45 दिन। घरेलू मक्खी की बात करें तो इनका होता है 76 दिन। और चूहा की बात करें तो चूहा का होता है 4 वर्ष। और बकरी की बात करें तो बकरी का होता है 8 वर्ष, ठीक है। और खरगोश रैबिट्स की बात करें तो इनका होता है 13 वर्ष जीवन अवधि। और मेढक की बात करें तो इनका होता है 15 वर्ष। बंदर की बात करें तो 20 से 26 वर्ष होता है अनुमानित, ठीक है। और यदि शेर की बात करें तो शेर की 30 वर्ष होता है। और घोड़ा की बात करें तो इसका जो है 60 से 65 वर्ष होता है। यदि हाथी की बात करें तो 80 वर्ष होता है। चील की बात करें तो जो है 75 से 90 वर्ष होता है, ठीक है। और मनुष्य की बात करें तो जो है 75 से 100 वर्ष होता है, ये तो सभी को पता है। तोता की बात करें तो जो है 140 वर्ष होता है, ठीक है। यदि मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा, ताकि मैं जो है ऐसे या ऐसा वीडियो लाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।